जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस शानदार सी क्लास में, जिसमें बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आब्यू की एक्सरसाइज 3.2 और इसको आज हम खत्म भी करेंगे, क्योंकि इसके पिछली वाली क्लास में हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो कर लिए थे, बना लिए थे और आज हम उसी के आगे आप लोगों को बनाने वाले हैं और समझाने वाले भी हैं कि क्वेश्चन आप लोगों को आब्यू के किस तरह से डील करने हैं। भाई कुछ दिनों के लिए क्लास बाधित रही है, यानी कि नहीं चल पाई है। इसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा मांगता हूँ कि भाई क्लास नहीं चल पाई। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ, है ना। हम थोड़ा सा घर चले गए थे, हमारी माता जी की तबीयत थोड़ा ज़्यादा खराब हो गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, तो इस वजह से गए तो थे दीदी की शादी में, मौसी की लड़की की शादी थी तो उसमें गए थे, लेकिन वहीं पे माता जी की तबीयत खराब हो गई। स्टोन जो है वो किडनी स्टोन जो है वो यूरेटर में फंस गया था, इस वजह से इमरजेंसी में हॉस्पिटल में हमें एडमिट करना पड़ा, तो हमें फिर दो दिन लग गए आने में। तो इसके लिए भाई मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ कि आप लोग, है ना, क्लास नहीं चल पाई इस वजह से। ठीक है, तो चलिए फिर अब क्लास को स्टार्ट किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। आप लोग जल्दी से आ जाइए, फिर हम लोग एकदम शानदार तरीके से क्लास को स्टार्ट करते हैं और जहां से हम लोगों ने खत्म किया था वहीं से हम लोग जो है हम स्टार्ट करेंगे, क्लास को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है भाई। सभी से गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्ते, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे अच्छे होंगे। ठीक है, हाँ भाई सभी से गुड मॉर्निंग है, राधे राधे है, जय श्री राम है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जो है क्लास को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। देखो हमने शायद पिछली वाली क्लास में शायद ये वाला प्रश्न शायद बना लिया था, देखो शायद ये वाला प्रश्न हमने बना लिया था, है ना। और इसी के आगे अब जो है हम आगे प्रश्न सीखने वाले हैं और ये वाला प्रश्न थोड़ा लंबा था और आपसे कहा था कि भाई आप लोग भी एक बार इसको बनाकर जरूर देखिएगा, बनाकर देखिएगा तो भाई आप लोगों को थोड़ा अच्छे से और समझ में आ जाएगा। हमने कहा था एक बार भाई बना के देखिएगा। चलो देखो अब जो है ये वाला प्रश्न बच्चों आपको बनाना है। एक बार पहले प्रश्न को पढ़ा जाए और उसके बाद फिर बनाने का प्रयास किया जाए कि प्रश्न वास्तव में देखो कह क्या रहा है ना। एक बार पहले तो पढ़ लिया जाए। गुरुजी, किसी व्यापार के संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है। मान लो कोई एक व्यापार करने जा रहा है व्यक्ति, हम ही हैं, व्यापार करने जा रहे हैं और हमारे पास 30,000 रुपए का फंड है, यानी कि हमने 30,000 रुपए अपने सैलरी से किसी न किसी तरीके से बचा लिए हैं, यानी कि उसके व्यापार कोष के पास 30,000 रुपयों का फंड है ना, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में वो निवेशित करना चाहता है। वो ये चाहता है कि ये जो हमारे 30,000 रुपए हैं ये दो प्रकार के बांडों में निवेशित हो जाए, है ना, कि अगर मान लो किसी में नुकसान होता है तो किसी में फायदा भी हो जाए। इस तरह से दो तरीके बांडों में निवेशित करना चाहता है। प्रथम बांड पर वो 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर वो 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त करता है, यानी कि जो पहला बांड था उसका उस पे वो 5% वार्षिक पाता है और दूसरे बांड पे 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आब्यू के गुणन का प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष के दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को प्राप्त का कुल वार्षिक ब्याज 1800 हो या फिर 2,000 हो। यानी कि हमें बांटना है, किस प्रकार बांटें इस 30,000 को कि जो वार्षिक ब्याज हो पहली कंडीशन में 1800 प्राप्त हो, दूसरी कंडीशन में 2,000 प्राप्त हो। तो आप लोगों का भी दिमाग यहां से चल रहा होगा कि सर इसको सॉल्व किया जाए, और आप लोगों का दिमाग भी यहां से चलने लगा होगा पक्का वाला। ये बात तो हम जानते हैं कि आप लोग भी, क्योंकि अब थोड़ा सा खुरपेची दिमाग आप लोगों को भी आने लगा है ना, दिमाग को खुरोचने लगे हैं कि कैसे प्रश्न क्या कह रहा है, जरा देखा जाए, एक बार जरा समझने का प्रयास किया जाए। मैं आप सभी लोगों से बताता हूं, जरा देखो क्या है। देखो हमारे पास देखो प्रश्न ये कह रहा है कि 30,000 रुपए थे। कितने थे? 30,000 रुपए थे। प्रश्न ये था कि 30,000 रुपए थे, इसके दो प्रकार के बांडों में बांट दिया गया। तो हम मान लेते हैं कि एक जो बांड में, मतलब एक जो बांड में बांटा गया उसका पार्ट क्या है? एक्स है, यानी कि एक जो उसका भाग है वो एक्स है और दूसरा भाग उसका कितना हो जाएगा? 30,000 में हम क्या करेंगे? एक्स को माइनस कर देंगे, यानी कि उसके दो भागों में बांटा गया। वो दो भाग कौन कौन से हैं कि माना कि एक भाग एक्स है तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा? 30,000 माइनस एक्स। भाई टोटल तो 30,000 रुपए है। एक भाग एक्स मतलब कुछ भी हो सकता है, 10,000, 12,000, 15,000 जो भी होगा, दूसरा उसी में घटा देंगे तो आराम से पता चल जाएगा। यानी कि क्या है कि एक भाग अगर एक्स है तो दूसरा भाग हमारे पास क्या हो जाएगा? 30,000 माइनस एक्स। इस बात को हम मान लेंगे। चाहो तो आप इसको हिंदी में लिख दो आराम से कि माना कि प्रथम बांड का भाग, यानी कि प्रथम बांड एक्स है ना, या फिर ऐसा मान लो कि 30,000 को दो भागों में बांटा गया जिसका प्रथम भाग x है तथा दूसरा भाग क्या है? 30,000 माइनस x है, ऐसे हमने मान लिया। अब प्रश्न को जरा बच्चों ध्यान से समझिएगा। वो ये कह रहा है कि प्रथम बांड पे उसको कितना मिल रहा है? प्रथम बांड पे उसको मिल रहा है 5%, यानी कि इस पे जो वो ब्याज पा रहा है वो 5% पा रहा है। इस पे जो वो ब्याज पा रहा है वो दूसरे बांड पे वो कितना पा रहा है? 7% पा रहा है, 7% पा रहा है। तो बताओ आब्यू के गुणन द्वारा आपको बताना है कि उसको कितना, है ना, वार्षिक ब्याज मिले कि वो 1800, यानी कि कुल कितना उसके व्यापार संघ को, है ना, कितना निवेश करने के लिए अलग अलग बांटे ताकि उसका जो है वार्षिक ब्याज 1800 हो, ये हमको बताना है।
तो आप कहेंगे सर इसको ऐसा करिए, क्योंकि आपने दो भागों में 30,000 को बांटा है, एक भाग उसका यक्स है, दूसरा भाग उसका कितना है 30,000 माइनस यक्स है, ठीक बात है। अब आप यही कह रहे हैं कि सर यक्स पे कितना है 5% है, तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 5% यानी कि ऐसे लिख देंगे। दूसरे भाग पे कितना है 7% यानी कि ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। अब जरा देखो इसको सॉल्व किया जाए बच्चों, आराम से सॉल्व कर लिया जाए, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा 30,000 माइनस यक्स हो जाएगा, और इस 5% को हम लोग 5 बट्टे बच्चों हम 100 भी लिख सकते हैं, है ना, और इस 7% को हम लोग 7 बटे 100 भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दो, क्योंकि अब यहां से हम पहली कंडीशन को सॉल्व करने जा रहे हैं, 5% मिले और 7% मिले, ताकि उसका जो वार्षिक ब्याज हो वो कितना हो 1800 रुपए प्राप्त हो, तो बराबर क्या कर देंगे, बराबर में 1800 कर देंगे। लवकुश कुमार सर आप माफी मांगते हो तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें बच्चों, कुछ बच्चे जो है कमेंट करने लगते हैं सर कहाँ चले गए, सर क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं, सर क्या हो गया है, सर क्लास कहाँ नहीं ले रहे हैं, तो इस वजह से हम पहले माफी मांग लेते हैं कि भाई ऐसी ऐसी घटना घटित हुई है, इस वजह से हम नहीं ले पाए क्लास। भाई कोई तो जानबूझ के क्लास नहीं छोड़ता है ना, इस वजह से, बात समझे। अब बच्चों देखो इसको हम भाषा में भी लिखवा देंगे, यानी कि लैंग्वेज भी थोड़ी सी लिखवा देंगे कि कैसे आप लोगों को लिखना है, कैसे आपको बनाना है ना। यहां से ये हो जाएगा। अब इसको आपको गुणा करके सॉल्व करना है। देखो इसको इससे गुणा होता है, फिर प्लस लगा के इसका इससे होता है, तो इसका इससे जब करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x बटे में हो जाएगा 100, फिर लगाएंगे प्लस, इसका इससे कराएंगे तो 7 से गुणा होगा, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 4 जीरो है तो 4 जीरो लगे रहेंगे। थोड़ा नीचे करते हैं भाई, हमारे पास क्या हो जाएगा 5x बटे में 100 हो जाएगा, प्लस यहाँ इसका इससे करेंगे तो 7 त्रिक 21, 4 जीरो हो जाएंगे, और इसका इससे करेंगे तो माइनस का 7x हो जाएगा, और बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। बराबर में हमारे पास कितना है 1800 है, बराबर में कितना है 1800 है। अब देखो यहां ये वाले 100 ये वाले 100 लाइन खींच के हम लिख लेंगे, ठीक है। जरा देखो अब ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से समझना सभी लोग। हर जब बराबर होते हैं तो अंशों को वैसे ही लिख दिया जाता है, यानी कि जोड़ के लिख दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास अंश, ये हो जाएगा 5x प्लस कितना हो जाएगा 2,10,000, 2,10,000 है ना, माइनस का 7x, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हमारे पास हो जाएगा 100। दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बटे में हमारे पास हो जाएगा 100 है, दिखेगा नहीं, ये नहीं दिखेगा तो इसको अगले स्टेप में कर लें या अगले पेज में कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा, अगले पेज ही में कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। हमारे पास क्या है, हमारे पास है 5x बटे में 100 है, प्लस यहाँ 2,10,000 है, माइनस का 7x है, बटे में हमारे पास 100 है, बराबर में हमारे पास कितना है 1800। हर बराबर है तो यानी कि ऊपर वाला जुड़ जाएगा, यानी कि हमारे पास 5x प्लस 2 लाख कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, माइनस का 7x हो जाएगा, और ये भाग में 100 है क्योंकि हर बराबर रहेगा, उठकर इधर चला जाएगा, यानी कि ये ऐसा पहले आप 100 लिखेंगे, ऐसा बराबर में ये 1800 होगा, है ना, फिर ये क्या होगा, ये वाला 100 इधर चला जाएगा, तो 5x में 7x घटेगा, घटेगा तो है नहीं, तो माइनस का हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा, और प्लस यहाँ आ जाएगा 2,10,000 आ जाएगा, है ना। ये 100 इधर चला जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1,80,000 हो जाएगा, 1,80,000 हो जाएगा। ये उधर चला जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 2x बराबर, ये उधर जाएगा तो जरा बताओ, तो हमारे पास 1,80,000 माइनस का 2,10,000, माइनस करो जरा कितना हो जाएगा 30,000 आएगा। जब आप माइनस करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 2x बराबर माइनस का 30,000 आ जाएगा, है ना। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से इसको काट देंगे तो यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा, यानी कि x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 15,000 आ जाएगा। x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 15,000 आएगा, 0 1 कम लिखा है, 15,000 आ जाएगा, है ना। x बराबर कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा। एक भाग 15,000 आ गया तो बताओ दूसरा भाग कितना होगा, बताओ दूसरा भाग कितना होगा। अगर एक भाग 15,000 आ गया, अगर एक भाग 15,000 आ गया तो दूसरा भाग 30,000 में घटा देंगे 15,000 का, तो दूसरा भाग भी 15,000 हो जाएगा। अतः हम लिखेंगे अतः हमारे पास क्या हो जाएगा, एक भाग यानी कि x बराबर 15,000 हो जाएगा, है ना। दूसरा भाग यानी कि तथा दूसरा भाग यानी कि क्या है 30,000 माइनस x था, x की जगह पे रख देंगे 30,000 माइनस x, अर्थात हमारे पास क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, है ना। अर्थात भाई 30,000 में 15,000 घटेगा तब भी 15,000 ही बचेगा, तब भी क्या बचेगा 15,000 ही बचेगा, है ना। तो कौन कौन से भाग हो जाएंगे 15,000 कमा 15,000, 15,000 कमा 15,000। देख लो कैसे सॉल्व किया गया है। अतः 15,000 तथा दूसरा भाग भी कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा। इस तरह से इसको बांटा जाएगा। पहले पार्ट में तो इस तरह से सॉल्व किया गया है। बताओ कितने बच्चों को यह बात समझ में आई कैसे सवाल सॉल्व किया गया है। जरा एक बार बता दो कि 30,000 को हमने दो भागों में बांटा, माना कि 30,000 को दो भांडों में किस प्रकार से बांटा कि जिसका एक भाग जो है वो x माना गया है, दूसरा भाग क्या माना गया 30,000 माइनस x माना गया है। इस भाग पे 5% है, इस भाग पे 7% है, तो आव्यूह के गुणन
है ना। आव्यूह के गुणन प्रयोग के द्वारा इसको हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, ए पार्ट ज्ञात कर देंगे आराम से, है ना। बताओ समझ में आई कि बात कि नहीं आई। और इसको अगर आप हिंदी में मानना चाहें तो बढ़िया मान के लिख सकते हैं, आराम से मान के लिख सकते हैं कि व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये था, 30,000 रुपयों को दो भिन्न भिन्न प्रकार के, है ना, बांडों में निवेशित किया गया है। माना कि एक बांड यक्स है ना, तथा दूसरा बांड यानी कि दूसरे में जो निवेशित किया गया है वो 30,000 माइनस एक्स। सर आपकी माँ ठीक हो गई है कि नहीं? अभी नहीं ठीक हुई है, अभी उनका इलाज चल रहा है, अभी नहीं ठीक हुई है, लेकिन हमें आना पड़ा क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा अब्सेंट नहीं कर सकते हैं। माता जी के पास दूसरे मतलब भाई जी आ गए हैं, भाई जी बाहर थे तो वो भी आ गए हैं, तो जैसे हम फिर चले आए हैं। हाँ थोड़ा सा ये है कि स्वस्थ मतलब थोड़ा सा सही हो गई थी, तो हमें लगा कि अब जो है भाई लोग देख लेंगे, संभाल लेंगे, तो फिर हम चले आए। देखो ये प्रश्न कैसे बनाया गया जरा एक बार देख लो भाई सभी बच्चे। एक बार कहाँ चला जाता भाई, यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे हैं सर लिख दीजिए, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। थोड़ी सी भाषा यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए, माना बांडों में निवेशित राशि, है ना, या फिर ऐसे माना क्या है हमारे पास, रुपयों का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% है ना, माना प्रथम बांड पर एक्स तथा दूसरे बांड पर 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस एक्स रुपए निवेशित किए गए। माना प्रथम बांड पर यक्स तथा दूसरे बांड पर 30,000 माइनस यक्स, 3,000 लिख दिया क्या, 30,000 है यहाँ पे, एक जीरो बढ़ा लीजिएगा भाई, 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस एक्स रुपए निवेशित किया गया। और यहां पे लिख दीजिएगा अतः आव्यूह के गुणन प्रयोग द्वारा। रिपीट कर देते हैं हम एक बार। 30,000 को हमने दो बांडों में निवेशित किया, एक पे एक्स दूसरे पे 30,000 माइनस एक्स, इस पे हमें 5% मिला, इस पे हमें 7% मिला। तो जब आव्यूह का हमने गुणन प्रयोग किया तो x एक भाग था, दूसरा भाग हमारा 30,000 माइनस एक्स था, इस पे 5% था, इस दूसरे पे 7% था, इसको हमने ऐसे बदल लिया। और कंडीशन ये लगा दी गई थी हमें ब्याज कितना मिले, ब्याज हमको 1800 मिले, यानी कि ब्याज हमारा 1800 हमने रख दिया, गुणा कर लिया, इसको इससे गुणा किया तो ये आ गया, इसको इससे गुणा किया तो ये आ गया, हर बराबर था तो इसके हमने आगे सॉल्व कर लिया। ये ए पार्ट हो गया है। अब बी पार्ट की बारी है, तो बी पार्ट जो है वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो दूसरा, अभी इसका दूसरा पार्ट रह गया। अभी आप वो मत होइए कि सर हो गया क्या, नहीं, अभी दूसरा पार्ट रह गया, बी वाला पार्ट। जब 2,000 रुपए ब्याज मिले तब बताइए, जब 2,000 रुपए ब्याज प्राप्त हो, है ना, तब ये केस में क्या हो जाएगा, फिर वही केस रहेगा, बस कंडीशन क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा क्या था, यक्स था, दूसरा वाला पार्ट हमारा क्या था, 30,000 माइनस एक्स था, 30,000 माइनस एक्स था। पहले पे कितना था, 5% था, दूसरे पे कितना था, 7% था, है ना। और इस बार ब्याज कितना मिलना चाहिए, 2,000 मिलना चाहिए। ब्याज कितना मिलना चाहिए, 2,000 मिलना चाहिए। बताओ कितने बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, जल्दी से बताओ फटाफट। कुछ बच्चों ने तो सॉल्व भी कर दिया। यहाँ x है, यहाँ पे हमारे पास कितना है, 30,000 माइनस एक्स है ना। 5% यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 5/100 हो जाएगा, और 7% यानी कि 7/100 हो जाएगा। बराबर में यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा, ठीक है। गुणा जब कराएंगे तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, 5x/100 हो जाएगा। जब इसका इससे कराएंगे तो 7 त्रिक 21 यानी कि 2,10,000, है ना। माइनस का हमारे पास कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा, बराबर 2,000 हो जाएगा, बराबर 2,000 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेके उधर फेंक देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5x में 7x घटेगा तो माइनस का 2x बचेगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 2 लाख कितना, 2,10,000, बराबर ये उधर जाएगा तो हमारे पास ये 2 लाख बन जाएगा, है ना, क्योंकि 3 जीरो ये 2 जीरो उधर चले जाएंगे तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। जब ऐसा कुछ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जरा देखो तो, ऐसा कुछ हो जाएगा तो ये उधर जाएगा तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 2x बराबर, ये उधर जाएगा तो घट जाएगा, 2 लाख में 2,10,000 घटेगा तो माइनस का 10,000 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 1 कटेगा, कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 5,000, है ना, ठीक है, 5,000 हो जाएगा। और जैसे 5,000 हो जाएगा, जरा एक बार देखो भाई सभी लोग, जैसे 5,000 हो जाएगा, है ना,
ठीक है, जैसे 5000 हो जाएगा, ये 5000 हो गया। अब हमें क्या करना है, तो दूसरा भाग निकालना है। दूसरा भाग हमारे पास क्या था, 30,000 माइनस x था, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 30,000 माइनस का अगर 5000 करेंगे तो कितना मिलेगा बताओ, हमको मिल जाएगा 25,000। हमको कितना मिल जाएगा, 25,000, यानी कि जब हम 25,000 मिल जाए, यानी कि वो दो भाग कौन कौन से हो जाएंगे जरा बताओ तो। एक भाग हो जाएगा 5,000 और एक भाग हो जाएगा 25,000, यानी कि दो भागों में निवेशित करिए और ऐसा निवेशित करिए, ऐसा निवेशित करिए, ठीक है, यहां पे लिख दीजिएगा, अतः यहां पे लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः जो प्रथम बांड पे कितना हो जाएगा, अतः जो भाग होंगे लिख देंगे, डायरेक्ट लिख दीजिएगा, एक हो जाएगा 5,000 और दूसरा हो जाएगा 25,000। बस इतना लिखकर 5,000 और 25,000 लिखकर आप आंसर लिख दीजिएगा। ये दो भागों में बांटा जाएगा जब हमको ब्याज अधिक प्राप्त होगा, ठीक है। सर हम लोगों का मैथ का क्लास शाम में 5:30 बजे से कर दीजिए, आपको भी एक साथ 2 क्लास करना होता है। हाँ ये बात तो है यार, 2 बात है ना, दो बार करना होता है, लेकिन क्या करें शाम में नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सारी दूसरी क्लासें लगी हैं, और दूसरी क्लासें लगी होने की वजह से है ना हम शाम में क्लास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाइम टेबल जब बनाया जाता है तो सारी चीज़ें देखी जाती हैं, है ना, ठीक है। तो एक बार जल्दी से बता दो कितने बच्चों को ये बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई है, और आंसर भी आप लोग एक बार जरा मैच कर लीजिए कि हाँ सर आंसर आ रहे हैं, ए और बी दोनों के आंसर आ रहे हैं, तो एक बार जरा मैच कर लीजिए। शाम में नहीं हो सकती क्लास, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकती, है ना। अजीत कुमार जी कह रहे हैं सर ए गलत है भाई, हमारे पास तो बुक रखी है, हमारा ए तो गलत नहीं है, हमारे में तो दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। आप देख लीजिए शायद आपका कहीं मिस्टेक हो। जब आप देखेंगे ए में तो दोनों भाग 15-15 हज़ार ही मिलेंगे, पहला भाग भी आपको 15,000 मिलेगा और दूसरा भाग भी आपको 15,000 ही मिलेगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा दोनों भाग के जो होंगे वो कैसा बांटा जाएगा, 15-15 हज़ार करके बांटा जाएगा, और जो दूसरा भाग होगा एक 5,000 करके बांटा जाएगा, दूसरा 25,000 करके। तो साउंड वाली बड़ी दिक्कत आती है, साउंड कहाँ यार, साउंड तो सही आ रहा है। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है बच्चे, अगर अगला क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग रेडी हैं तो जल्दी से देख लो एक बार। ये वाला क्वेश्चन ऐसा था और इसको हमने आप के गुणनखंड विधि द्वारा लगा दिया है, एकदम सिंपल सिंपल सा प्रश्न था। अगला प्रश्न भी ऐसा ही आ रहा है, वो भी वाला भी जरा देख लो भाई। अगला प्रश्न जरा क्या है, जरा एक बार देख लीजिए भाई। अगला 20 नंबर प्रश्न हमारे पास कुछ ऐसा है, देखो 20 नंबर प्रश्न हमारे पास कुछ ऐसा है, जरा एक बार गौर करिएगा भाई, सब लोग जरा ध्यान से देखिएगा इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। एक बार जरा ध्यान से देखिएगा कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। यानी कि कोई दुकान है जिसमें ये पुस्तकें रखी हुई दर्जन में है, तो इनको हम लोग नॉर्मल बना लेंगे। पुस्तकों का क्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपए, 60 रुपए, 40 रुपए प्रति पुस्तक है। आप बीज गणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। मान लीजिए कि एक्स वाई, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन का बच्चों क्वेश्चन आ गया है। हमें बस इतना ही प्रश्न होना चाहिए था, इतना ही प्रश्न होना चाहिए। ये वाला जो है वो अगले प्रश्न का है भाई, इसको समझ जाइएगा, ये वाला अगले प्रश्न का है। देखो ये वाला सिर्फ इतना प्रश्न है, हमें सभी पुस्तकों को क्या बेचने पर दुकान को कितनी धनराशि प्राप्त हुई। पहले तो देखो पुस्तक कौन कौन सी है, हमारे पास रसायन विज्ञान की कितनी पुस्तकें हैं, 10 दर्जन है, तो उनको दर्जन को पहले बना लेंगे। देखो हमारे पास जो रसायन विज्ञान की पुस्तकें हैं, जरा एक बार बताओ तो आप कहेंगे सर रसायन विज्ञान की पुस्तकें हैं कितने, 10 दर्जन ना, 10 दर्जन यानी कि 10 गुणे 12 कर लेंगे हम, तो कितनी हो जाएंगी, 120 हो जाएंगी। 10 गुणे 12 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 120, यानी कि 120 पुस्तक रसायन विज्ञान की हो गई। 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की कितनी है, जो आप लोगों का शायद फेवरेट सब्जेक्ट है भौतिक विज्ञान, है ना, बहुत सारे बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट होगा भौतिक विज्ञान, बहुत मजेदार चैप्टर है। भौतिक विज्ञान की कितनी किताबें हैं, 8 दर्जन, यानी कि 8 गुणे में 12 कर लो, 12 8 96 हो जाएगी, 96 पुस्तकें हो जाएंगी। और अर्थशास्त्र की कितनी पुस्तकें हैं, अर्थशास्त्र की जरा लिख लिया जाए। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की पुस्तकें हमारे पास कितनी हैं, 10 दर्जन है, यानी कि 10 गुणे में 12 हो जाएगा, 12 धामा 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये सर ये वाले सवाल एग्जाम में आते हैं, हाँ आ भी सकते हैं। देखो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है, वो किस तरह का प्रश्न चाहता है, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है भैया, मान लो दे दिया तो फिर बनाना पड़ेगा आपको। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र हो गया, इनका रेट भी दिया गया है, जरा रेट भी लिख लिया जाए, प्राइस भी दिया गया है। भौतिक विज्ञान का प्राइस क्या है जरा देखो तो, नहीं पहले रसायन विज्ञान का है, इसका रेट दिया गया, यानी कि इसका प्राइस दिया गया है कितना,
देखो जरा, इसका प्राइस क्या दिया गया है कि 80 रुपए एक पुस्तक का, 60 रुपए 40 रुपए प्रति पुस्तक का, यानी कि इसका जो प्राइस है वो क्या है, 80 रुपए प्रति बुक है। यानी एक बुक खरीदेंगे तो आपको 80 रुपए देना पड़ेगा। इसका क्या है, फिजिक्स का जरा बताओ क्या है, फिजिक्स का 60 रुपए प्रति पुस्तक है, यानी कि अगर आप एक बुक खरीदेंगे तो आपको 60 रुपए देना पड़ेगा। और 40 रुपए अर्थशास्त्र का है, यानी कि प्राइस इसका जो है हमारे पास कितना है, 60 रुपए प्रति बुक है ना। ये सारे रुपए हैं, ये सब रुपए हैं। अब हमको कौन सा मेथड लगाना है, हमें आव्यूह का गुणन रूप लगाना है, बस आराम से आंसर आ जाएगा। अतः आप लिखेंगे डायरेक्ट, यहां पे लिख दीजिए, गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अतः पुस्तकों को बेचने से प्राप्त कुल धनराशि, अतः ऐसे लिख दीजिए, पुस्तकों को बेचने से प्राप्त कुल धनराशि, बेचने से प्राप्त कुल धनराशि कितनी हो जाएगी, कुल धनराशि जरा बताओ। अतः पुस्तकों को बेचने से प्राप्त कुल धनराशि, बताओ हमारे पास जो पुस्तकें हैं पहले उनको लिख लो जरा। 120 पुस्तकें हैं और 96 पुस्तकें हैं और 120 पुस्तकें हैं, और इनका रेट क्या है जरा देखो, इनका रेट है 80 रुपए है और 60 रुपए है और फिर 60 रुपए है। इस तरह से हम लोग लिखेंगे, देखो जरा ध्यान से, पुस्तकों को ऐसे लिखेंगे, रेट को ऐसे लिखेंगे। सॉल्व कर लो और बता दो कितना आंसर आएगा। देखो 12×96 यानी कि 9000, 12×96, 96 लिख दिया, 2 जीरो लिख दिया, 9600 रुपए हो गए इसके। इसका इसे करेंगे तो 6 4 36 और 6 नहीं 54, 3 57, जीरो लगा दिया, 5760 रुपए इसके हो गए। इसका इसे करेंगे तो 12 छंग 72, 2 जीरो लगा दिए, यानी कि 7200 रुपए इसके हो गए। जोड़ के बता दो जरा एक बार भाई, सभी लोग जरा जोड़ के बता दो, सभी लोग जरा। सर 40 रुपया है लास्ट में, 60 लिख दिया क्या, 40 रुपया है, अरे यार यहां 40 रुपए है, चलो 40 रुपए है, यहां 40 रुपए भाई, हम 60 रुपए दोनों का लिख लिए हैं, 40 रुपए है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 चौके 48, 48 रुपए इसका हो जाएगा। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से इसको जोड़ो जरा, जब जोड़ोगे तो 0 0 0 यानी कि 0 रहेगा, फिर 0 6 यानी कि 6 रहेगा, फिर 8 8 7 15, 15 और 6 21 है ना, फिर 4 4 5 9 9 9 18 18 2 20, यानी कि 20,160 रुपए होगा। जरा देखो तो आंसर बच्चों एक बार जरा, 20,160 रुपए क्या आंसर सही आ रहा है इसका, जरा देखो तो इसका आंसर 20,160 रुपए, 20,160 रुपए। जरा सभी लोग एक बार आंसर देख लो और बताओ कि हाँ सर आंसर सही आ रहा है, जरा एक बार बताओ भाई, देख लो एक बार जरा इसका आंसर, सभी लोग एक बार जरा आंसर देख के बताओ, 20,160 रुपए आ रहा है। सर हम आपसे पहले बना लिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। हाँ हाँ 40 होगा, कर दिया भाई, मैं गलती से यहाँ 60 लिख दिया था, कोई बात नहीं, अगर यहाँ 60 लिखते तो हमारा आंसर 60 के अकॉर्डिंग आता, लेकिन 40 है तो है ना, 20,160 रुपए आ जाएगा, है ना। देखो कैसे बनाएगा जरा एक बार देख लो भाई सभी लोग। रसायन विज्ञान की इतनी पुस्तकें थी 10 दर्जन, 12 से गुणा कर दिया तो नॉर्मल पुस्तक बन गई। भौतिक विज्ञान के 8 दर्जन, ऐसे बना लिया, इसकी ऐसे बना लिया। इनका प्राइस ये था, अतः पुस्तकों से बेचने से प्राप्त कुल धनराशि आव्यूह का गुणन रूप इस्तेमाल करेंगे, ऐसे पुस्तकें लिख देंगे, ऐसा रेट लिख देंगे, गुणा कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सर जो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करे उस इंसान को साथ क्या करना चाहिए, उस इंसान को माफ कर देना चाहिए। जो इंसान हमें नीचा दिखाने की कोशिश करे उस इंसान को माफ कर देना चाहिए, और उस इंसान को करना कुछ नहीं चाहिए, बस साबित करके दिखाना चाहिए कि जो तुम हमें समझते थे आज हमने आपको साबित करके दिखा दिया कि हम ये हैं, है ना। उस इंसान को बस एक ही ऑप्शन है, अगर आप बहुत अच्छा आंसर देना चाहते हैं तो उसको आपको ये दिखाना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि आप अच्छे लड़के हैं, कुछ बन के दिखाना पड़ेगा, है ना। सर स्कूल छूट जाता है, स्कूल छूट जाता है। सर 12 से गुना क्यों किए हैं जूबी कुमारी जी, 12 से गुना किए, दर्जन दर्जन, 1 दर्जन केला कभी खरीदे हैं, 1 दर्जन सेब कभी खरीदे हैं, ये दर्जन में थे, देखो ना 10 दर्जन,
तो एक दर्जन में 12 चीजें होती हैं, तो 10 दर्जन है तो 12 पुस्तकें होंगी, तो 12 से गुणा किया गया भाई। ये चीज तो नॉर्मल सी है, आप लोग जानते होंगे भाई, दर्जन मतलब 12 होता है। चलो आगे देखो, ये सवाल आधा उधर छूट गया है, ये इतना पार्ट बच्चों, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये इस सवाल का हिस्सा है, सवाल नंबर 21 का हिस्सा है। जरा इस चीज को हम पहले नोटिस डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। देखो ये कह रहा है प्रश्न कि मान लीजिए x, y, z और w तथा p क्रमशः 2 क्रॉस n, 3 क्रॉस k, 2 क्रॉस p और n क्रॉस t, यानी कि इन सभी का ऑर्डर दिया गया। तो हम ऑर्डर लिख लेंगे, x का है 2 क्रॉस n, यहां लिख लेंगे, हम यहां पे ऑर्डर लिख लेंगे। x का ऑर्डर दिया गया 2 क्रॉस n दिया गया है, और हमको दिया गया है y का दिया गया 3 क्रॉस k, y का हमको ऑर्डर दिया गया 3 क्रॉस k दिया गया है, और हमको दिया गया z का हमको दिया गया है 2 क्रॉस p, z का हमको दिया गया 2 क्रॉस p, और w को हमको दिया गया है, w को हमको दिया गया n क्रॉस 3, w को हमको दिया गया है n क्रॉस 3। उसके बाद p का हमको दिया गया है p क्रॉस k, क्या दिया गया p क्रॉस k, p का हमको दिया गया है p क्रॉस k, ठीक है। कह रहा कोटियों के आव्यूह हैं, तो नीचे दिए गए प्रश्न 21 तथा 22 में सही उत्तर को चुनिए, यानी कि ये हमको प्रश्न दिया गया है, तो ये कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न 21 तथा 22 में हमको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो ये कोटियां दी गई हैं, अब इसी कोटियों में आपको थोड़ा सा समझना है, दिमाग लगाना है। देखो यहाँ पे जो बच्चा देख रहा है अगर थोड़ा दिमाग से लगाएगा सवाल तो बना ले जाएगा। देखो यहाँ पे सवाल ये दिया गया कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा। पहले तो देखो ध्यान से, इसको सभी लोग जरा गौर से समझना। देखो हमने ये बताया था कि अगर पी वाई साथ में लिखा है इसका मतलब इन दोनों का गुणा किया गया है, सिंपल सी बात है, इन दोनों का गुणा किया गया है। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर गुणा तभी संभव होगा जब पहले वाले जो आव्यूह है, पहले वाले आव्यूह में अगर स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले आव्यूह में अगर पंक्तियों की संख्या बराबर है तो गुणा संभव होगा। तो P की कोटि क्या है, P की कोटि है P क्रॉस K है, यानी कि इसकी कोटि है P क्रॉस K, और इसकी कोटि क्या है Y की 3 क्रॉस K, 3 क्रॉस K। तो आप ये कह रहे हैं कि गुणा संभव सर तभी होगा जब ये वाली वैल्यू बराबर होगी, यानी कि जब ये वाला इसके बराबर होगा तभी गुणा संभव होगा, यानी कि K किसके बराबर होना चाहिए, K का मान बराबर होना चाहिए 3 के, तभी गुणा संभव होगा, तभी P और Y का गुणा होगा। और जब P और Y का गुणा होकर, यानी कि जब गुणा हो जाएगा तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, यानी कि P Y की कोटि क्या होगी बताओ। हमने आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से समझाई थी कि गुणा होने के बाद ये जो एलिमेंट बचते हैं यही गुणा होने के बाद जो अव्यूह आता है उसकी कोटि होती है। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, P क्रॉस K हो जाएगी। ठीक बात है, ध्यान समझिएगा, सभी लोग ध्यान समझिएगा, फिर बताइएगा समझ में प्रश्न आया कि नहीं आया। P Y का गुणा तभी संभव होगा जब ये कंडीशन फॉलो होगी, यानी कि K का मान 3 के बराबर होगा, और जब गुणा हो जाएगा तो इसकी कोटि क्या होगी, ये वाली कोटि होगी। इसी प्रकार से WY को जरा समझो, इसी प्रकार से WY को समझो। WY का गुणा तब होगा कब, जब W का देखो कोटि क्या दी गई, N क्रॉस 3 दिया गया है, N क्रॉस 3 दिया गया है, और Y का जरा देखो 3 क्रॉस K दिया गया है, 3 क्रॉस K दिया गया है, यानी कि इसका गुणा तभी संभव होगा जब ये वाला बराबर होगा, और यहां पे ऑलरेडी बराबर दिख रहा है, ऑलरेडी बराबर दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो WY जब गुणा होकर आएगा तो इसकी कोटि क्या मिलेगी, इसकी कोटि क्या मिलेगी, N क्रॉस K मिलेगा, क्या मिलेगा, N क्रॉस K। अब इन दोनों को जोड़ना है बच्चों, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। देखो ध्यान से, इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो यानी कि अब हमको क्या करना है, अब हमको PY प्लस WY को जोड़ना है। आप कह रहे हैं सर PY की जो कोटि है वो P क्रॉस K है, PY की जो कोटि है वो P क्रॉस K है, और जो WY की कोटि है वो N क्रॉस K है। और आपने सर एक रूल बताया था, ये बात याद करो, हमने एक रूल बताया था कि जुड़ता और घटता तभी है जब कोटियां बराबर होती हैं। अगर कोटियां बराबर नहीं है तो कभी आप आव्यूह को जोड़ नहीं पाएंगे, यानी कि उनकी कोटियां बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि उनकी कोटियां हमेशा समान होनी चाहिए, ये वाली कोटि इस वाली कोटि के बराबर होना चाहिए, और जब बराबर होगा तभी जुड़ेगा, अन्यथा जुड़ना संभव नहीं है। ये जुड़ने के लिए खास बात है, ये जुड़ने के लिए खास बात है कि ये वाली कोटि इसके बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि P क्रॉस K पूरी तरीके से बराबर होना चाहिए N क्रॉस K के, पूरी तरीके से P क्रॉस K बराबर होना चाहिए N क्रॉस K के। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, P का मान किसके बराबर मिल जाएगा, P का मान N के बराबर मिल जाएगा। पहले वाला के बराबर हो जाएगा, दूसरा वाला ऑलरेडी इसके बराबर है ही, K वाला K वाले के बराबर ही है।
पी वाले के बराबर, मतलब पी वाला एन वाले के बराबर होना चाहिए, यानी कि पी का मान जो होना चाहिए वही एन का मान होना चाहिए। कहने का मतलब हमारे पास कंडीशन क्या निकल के आई कि के का मान अगर 3 है तब भी ठीक है, के का मान अगर 3 होगा तो काम हो जाएगा, और पी का मान एन के बराबर होना चाहिए, तब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, यानी कि इनको गुणा करने के बाद जोड़ा जा सकता है। इन दोनों को आपस में गुणा करने के बाद जोड़ा जाएगा तभी जब p का मान n के बराबर होगा। तो आप देखिए जरा ऐसा कहां है, तो आप कहेंगे सर k का मान 3 है और p का मान n के बराबर है, यानी कि ऐसा केस हमको पहले वाले में दिखाई दे रहा है, तो हमारा जो पहला वाला है वो आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो मुझको गौर से देखो, देखो तुमने क्या खोया है भाई, तुम हीरा हो हीरा। बताओ कितने बच्चों को ये वाला प्रश्न जरा समझ में आया, जरा एक बार हमको बताओ। देखो गुणा की कंडीशन हमने बताई कि गुणा तभी संभव होता है जब ये वाला बराबर होता है, तो यहां से के का मान 3 मिल गया, और जब गुणा होने के बाद जब पी वाई बनेगा तो इसकी कोटि पी क्रॉस की होगी, सिंपल सी बात है। सेम कंडीशन डब्ल्यू वाई में लगा दिया कि ये वाला बराबर है, यानी कि इसका जब गुणा होगा तो ये इसकी कोटि एन क्रॉस के मिल जाएगी। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए खास बात क्या होता है कि इनकी कोटियां पूरी तरीके से बराबर होना चाहिए, यानी कि ये जो लिखा हुआ है इसका मान पूरी तरीके से इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो के वाला अगर के वाले के बराबर है तो पी वाला एन वाले के बराबर हो जाएगा, सिंपल सा है ना, ठीक है, समझ गए बात। चलो ठीक है, अब यही सेम कॉन्सेप्ट हमें लगाना है किसमें, क्वेश्चन नंबर 22 में लगाना है। देखो प्रश्न नंबर 22 में जरा देखो तो क्या कह रहा है कि यदि n बराबर p है जो अभी हमने निकाला, तो आप भी इसकी कोटि क्या होगी, बताओ इसकी कोटि क्या होगी। तो एक बात आप लोगों को जाननी है, हमने अभी क्या बताया, इस बात को आप नोटेड डाउन करके लिख लीजिए, नोटेड डाउन करके यहां पे लिख लीजिए, बहुत काम आएगा जो चीज हम बताने जा रहे हैं, इस चीज को नोटेड डाउन करके लिख लीजिएगा कि आव्यूहों को जोड़ा या घटाया तभी जा सकता है जब उनकी कोटियां समान हों, जब उनकी क्या हो, जब उनकी कोटियां समान हों। जोड़ा या घटाया तभी जा सकता है जब उनकी कोटियां समान। इस बात को जरा ध्यान से देखिएगा, हम क्या समझाने जा रहे हैं और क्या बताने जा रहे हैं बच्चों। मैं आप लोगों को बता दूं कि आव्यूह की एक खास बात होती है, कोई दो आव्यूह हैं अगर आप जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो उनकी कोटियां बराबर होनी चाहिए, और जो जुड़ के रिजल्ट आएगा उसकी भी कोटि सेम होनी चाहिए, मतलब उसकी भी कोटि सेम होगी। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे दूं, जैसे मान लो ए है और इसकी कोटि क्या है 2 गुणे 2 है, तो बी जो है इसकी भी कोटि 2 गुणे 2 होगी, तभी ये जुड़ेगा, तभी ये क्या होगा, तभी ये जुड़ेगा। यानी कि अगर आप a प्लस बी निकालेंगे तो इसकी भी कोटि कितनी आएगी, 2 गुणे 2 ही आएगी, यानी कि ये कोटि नहीं बदलने वाली, कोटि नहीं बदलने वाली, यानी कि ये कोटि क्या होगी, सेम रहेगी, बराबर रहेगी जुड़ने के बाद भी। तो इससे क्या मतलब निकलता है, इससे मतलब ये निकलता, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से समझा दूं, ध्यान से गौर से, नहीं तो मिस ना करना आप लोग, क्या बताने जा रहे हैं जरा ध्यान दो। जैसे मान लो ए की कोटि क्या है, n क्रॉस p है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, और b की कोटि क्या है, b की कोटि क्या है, b की कोटि हमारे पास है मान लो 3 क्रॉस p है, मान लो फॉर एग्जाम्पल मान लो, है ना। तो अगर हम a प्लस बी कर रहे हैं तो इसकी कोटि क्या होगी, इसकी कोटि क्या होगी। तो अगर जो बच्चा देख रहा है वो ये कहेगा सर ये जुड़ेगा तभी जब दोनों की कोटियां बराबर होंगी, अगर जुड़ रहा है इसका मतलब ये वाला वैल्यू इस वाले वैल्यू के बिल्कुल बिल्कुल बराबर है, तो इसकी कोटि या तो ये आएगी या तो ये आएगी, या तो n क्रॉस p हो सकता है कोटि, या तो 3 क्रॉस p हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान समझो, हम क्या बता रहे हैं, ये जुड़ेगा तभी जब ये वाली कोटि इस वाली कोटि के बराबर होगी। अगर जुड़ जा रहा है इसका मतलब ये दोनों मान बराबर है, ये वाला इस वाले के बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है, तो इसकी कोटि क्या आएगी। तो आप कहेंगे सर या तो ये आ सकता है या तो आ सकता है, क्योंकि दोनों बराबर है ना, ये वाला भी आ सकता है 3 क्रॉस p और n क्रॉस p भी आ सकता है, क्योंकि दोनों बराबर है। जुड़ने के बाद कोटि सेम रहती है, कोटि नहीं बदलती। अगर दोनों जुड़ रहे हैं इनका मतलब कोटियां बराबर हैं, और कोटियां बराबर हैं तो चाहे ये वाली कोटि लिखो चाहे ये वाली लिखो, क्योंकि जब दोनों बराबर ही हैं तो आप चाहे ये वाली लिखो चाहे ये वाली लिखो, बात तो एक ही हुई भाई। जब दोनों कोटियां बराबर ही हैं, जब दोनों आपस में जुड़ जा रहे हैं, इसका मतलब ही यही निकल रहा है कि दोनों की कोटियां सेम है, और दोनों की कोटियां सेम है तो चाहे ये वाली लिखो चाहे ये वाली लिखो, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है। तो अब जरा देखो इस प्रश्न को अब सॉल्व किया जाए। अब क्या हम कह रहे हैं, हमारे पास प्रश्न लिखा हुआ है 7x माइनस का 5z लिखा हुआ है, तो x की जरा कोटि देख लीजिए क्या थी, x की जरा कोटि देख लीजिए, ये रहा x की कोटि थी 2 क्रॉस n, क्या थी 2 क्रॉस n, ले लिया जाए भाई।
यक्स की कोटि थी 2 क्रॉस एन ली, हमारे पास क्या था 7x माइनस का 5z, यानी कि इसकी कोटि थी 2 क्रॉस एन थी, ठीक है। जेड की कोटि क्या थी उसको भी देख लिया जाए, जेड की कोटि थी 2 क्रॉस पी, 2 क्रॉस पी थी, इसकी कोटि क्या थी 2 क्रॉस पी थी। तो अब इसका जो रिजल्ट आएगा यानी कि जो इसका आंसर आएगा भाई घटेगा तभी जब ये वाला इस वाले के बराबर होगा। अगर घट रहा है तो इसका मतलब यही निकल रहा है कि ये वाला मान इस वाले मान के बराबर है। तो जो रिजल्ट आएगा 7x माइनस 5z, उसकी कोटि या तो ये होगी या तो ये होगी। अब ऑप्शन में देख लेंगे कौन है, इन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं होगा। या तो ये आप कोटि लिख दें या फिर ये लिख दें। ऐसा भी हम इसकी कोटियां लिख सकते हैं कि इसकी कोटि सर या तो 2 क्रॉस n होगी या फिर इसकी कोटि 2 क्रॉस p होगी सर। इन दो में से कोई एक होगी, या तो ये होगी या फिर ये होगी। आप बताओ कौन सी होगी, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में जरा देखेंगे p क्रॉस 2 है, क्या है यहाँ पे नहीं, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 2 क्रॉस n क्या है पहले और देख लेते हैं। n क्रॉस 3 क्या यहाँ है, नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। p क्रॉस n क्या यहाँ है, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। देखो जरा 2 क्रॉस n दिखाई दे रहा है, 2 क्रॉस n हमको दिखाई दे रहा है, यानी कि ये b वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, b वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ कितने बच्चों को ये बात समझ में आई कि नहीं आई, हम क्या आपको समझा रहे थे, हम कहां तक आपको ले जा रहे थे, जरा बात समझ में आई, जरा एक बार बताओ भाई। भाई ये वाली बात आप बताओ कि आप लोग समझ गए हमारी बात स्पष्ट तरीके से की नहीं समझे। जुड़ने के बाद कोटि सेम रहेगी, अगर जुड़ रहा है इसका मतलब दोनों की कोटियां बराबर हैं, और जब कोटियां बराबर हैं तो चाहे जो लिखो, चाहे ये लिखो चाहे वो लिखो। सर जी मुझे बहुत तगड़ा है, क्या बहुत तगड़ा है भाई, तगड़ा अच्छा है। यहाँ एक बात हमें बहुत अच्छी लगती है, यहाँ पे लोग जो अड़ा होता है वो अड़ा को अड़ा नहीं बोलते हैं, रा बोलते हैं, रा बोलते हैं। तगड़ा, तगड़ा है, ये बहुत तगड़ा है, ये तुमको जैसे है ना, मतलब जहां जहां अड़ा आएगा वहां अड़ा नहीं बोलेंगे, रा बोलेंगे, रा, तगड़ा है। सर अब छुट्टी दे दीजिए, काहे भाई छुट्टी दे दें, है भाई काहे छुट्टी दे दें। गुस्ता परवीन जी एकदम समझ गई मास्टर जी, अच्छा भाई वेरी गुड है, वेरी गुड है। सर बहुत लोग अफवाह फैला रहे थे, अरे भाई अफवाह नहीं फैलाने का, हम वो हैं जो आपको हमेशा याद रहेंगे, आपको हमेशा दिखते रहेंगे, है ना। सर बॉडी दिखाइए, बॉडी दिख रहे हैं, बॉडी नहीं है यार, बॉडी कहाँ दिखोगे, हमारी बॉडी थोड़ी है। चलो एक से एक बच्चे हैं कह रहे हैं सर बॉडी दिखाइए। चलो ठीक है, समझ गए ना बच्चों। अच्छा अगर समझ गया तो चलो भाई एक तुम लोगों से ले ही लिया जाए, एक क्वेश्चन तुम लोगों से ले ही लिया जाए। बड़ा चालाकी करते हो तुम लोग, बहुत बड़े वाले चालाकी करते हो। एक क्वेश्चन आप लोगों से ले ही लिया जाए, है ना, एक क्वेश्चन आप लोगों से इसका आंसर जरा कमेंट कर ही लिया जाए। हम ऑप्शन दे देते हैं, जरा हम ऑप्शन दे देते हैं। ए इसकी कोटि मतलब एक कोटि है हमारे पास 2 क्रॉस n, दूसरी कोटि हमारे पास n क्रॉस p, तीसरी कोटि हमारे पास p क्रॉस 3, चौथी है हमारे पास क्या 2 क्रॉस या p क्रॉस n, p क्रॉस n है ना। और हमारे पास जो a है, a की कोटि हमारे पास जो दी गई है, a की कोटि हमारे पास क्या है n क्रॉस p है, नहीं a की कोटि हमारे पास क्या है 3 क्रॉस p है, और b की कोटि हमारे पास क्या है, b की कोटि हमारे पास p क्रॉस n है। आप लोगों को यह बताना है कि इसकी कोटि क्या होगी, जरा बता दो, इसकी कोटि क्या होगी जरा एक बार बता दो। जल्दी से बताइए, क्या समझे थे, नहीं लौटेंगे, गलत, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। p क्रॉस n, p क्रॉस n, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश समझदार बच्चों, वेरी गुड। आप ये कह रहे हैं सर जो a की कोटि है जो b की कोटि अगर दोनों आपस में जुड़ रहे हैं इसका मतलब इसकी भी कोटि सेम होगी, या तो ये वाली होगी या तो ये वाली होगी। हम ऑप्शन में एक बार जरा झांकें तो हमको 3 क्रॉस p कहीं नहीं मिला, क्या p क्रॉस n हमको मिला, डी वाले ऑप्शन में हमको मिला, तो सर डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो बच्चों हम आपको समझाना चाहते थे वो आपको समझा ले गए हैं बाबूजी, समझा ले गए हैं। ये हुई ना बात जानदार वाली। चलो वेरी गुड, ठीक है आगे बढ़ते हैं।
बच्चों ये एक्सरसाइज खत्म हुई। इस एक्सरसाइज को हमने खत्म कर दिया, पूर्णतः समाप्त कर दिया है। अब आप लोगों को ले चलते हैं थोड़ा सा आगे वाले टॉपिक की तरफ, जो सबसे धमाकेदार है, सबसे जानदार टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। आव्यूह का परिवर्त है, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमको बतानी है। कैसे बताएंगे, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, फिर इसके बारे में कल डिटेल में हम लोग जानेंगे। थोड़ा सा भी आज जान लेते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, कि आव्यूह का परिवर्त हम लोग कैसे निकालते हैं। इसकी परिभाषा ये है कि यदि A बराबर Aij एक m क्रॉस n कोटि का आव्यूह है, तो A की पंक्तियां तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय यानी कि इंटरचेंज करने से प्राप्त होने वाला आव्यूह A का परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज कहलाता है। आव्यूह A के परिवर्त को A डैश या e की पावर t से हम लोग निरूपित करते हैं। यानी कि बच्चों एकदम सिंपल सी बात किए कहें कि अगर आप पंक्तियों में जो नंबर लिखे हैं, ऐसे ऐसे जो पड़े हैं उनको आप खड़े कर दीजिए, बस वही आपकी परिवर्त आव्यूह हो जाएगा। यानी कि पड़ी हुई पंक्तियों को खड़े हुए स्तंभों में बदल देना, यानी कि पंक्तियों में जो लिखा हुआ है उसको आप स्तंभों में ऐसे ऐसे करके लिख देना, बस वही आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, वही आपका परिवर्त हो जाएगा। और इसको हम लोग A डैश से या फिर कोई बच्चा A की पावर t से भी डिनोट करता है, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब कैसे, एक मैं आप लोगों को विद एग्जांपल के माध्यम से समझा दूं तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे हमारे पास यहां लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगर आपसे कहा जाए कि इसका परिवर्त निकालो, इसका परिवर्त आव्यूह बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे सर सिंपल सी बात है, आपने जो कहा है कि जो पड़े हुए हैं उनको खड़ा कर देना है। जैसे ये पड़ा है तो इसको घुमा के ऐसे, ये जो है इसको घुमा के ऐसे, फिर इसको घुमा के ऐसे, यानी कि जो ऐसा लिखा हुआ है ऐसा ऐसा, इसको ऐसा कर देना है, ऐसा 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 कर देना है, सीरियल बाय सीरियल लिखते चले जाना, ऐसा वाले को ऐसा, ऐसे वाले को ऐसा, फिर ऐसे वाले को फिर ऐसा। यानी कि ये 1 2 3 जो ऐसा लिखा हुआ है 1 2 3 लिख देना है, 4 5 6 ऐसे लिखा हुआ है इसको लिख देना है 4 5 6, फिर यहाँ 7 8 9। जो पंक्ति में था उसे हमने स्तंभ में लिख दिया, बस यही काम करना है, पंक्तियों को स्तंभों में लिख देना है। इसी को हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, इसी को हम लोग आव्यूह का परिवर्त कहते हैं। और यहां से एक प्रश्न यानी कि बनता ही बनता है, वो चाहे 1 नंबर में आए, चाहे 2 नंबर में आए, चाहे 5 नंबर में आए, यहां से एक प्रश्न बनेगा, यानी कि कंफर्म बोले तो कंफर्म, यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। एक क्वेश्चन वो कोई सा भी हो सकता है, नंबर डिसाइडेड नहीं है, वो 1 नंबर वाला भी हो सकता है, वो 2 नंबर वाला भी हो सकता है ना, वो 5 नंबर वाला भी हो सकता है, यानी कि कोई सा भी क्वेश्चन हो सकता है जो कि यहां से पूछा जाता है। ठीक है, हाँ। अब इसी के कुछ गुणधर्म हैं बच्चों, उन गुणधर्मों के बारे में हम थोड़ा सा कल सीखेंगे कि वो कौन कौन से गुणधर्म हैं। ज्यादा नहीं है गुणधर्म, 3-4 गुणधर्म हैं, उनके बारे में कल डिटेल में आप लोगों को सिखाया जाएगा कि कौन कौन से गुणधर्म हैं। जैसे मैं आप लोगों को थोड़ा बारीकी से अगर बताना चाहूं, जैसे A डैश का डैश करने पर क्या बन जाता है, फिर A बन जाता है, यानी कि अगर कोई एक परिवर्त आव्यूह लिखा हो उसको फिर से परिवर्त कर दो तो फिर वो पुनः A बन जाता है, एक ये गुणधर्म है। दूसरा क्या है कि अगर आप A प्लस बी पूरे का अगर आप डैश करना चाहें तो ये A डैश साथ में B डैश, A डैश प्लस में B डैश बन जाता है, ये एक गुणधर्म है। यानी कि अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है जोड़कर अगर आप परिवर्त करें तो A डैश प्लस B डैश करें तब भी वही आएगा। तीसरा इसका गुणधर्म क्या है कि अगर आपके पास कहीं कोई नंबर लिखा हुआ हो और इसका डैश करेंगे तो नंबर पर डैश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नंबर आगे आ जाता है और ये A डैश ऐसा ही लिखा रहता है, ये इसका तीसरा गुणधर्म है। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण वाला गुणधर्म है वो कौन सा है कि अगर 2 नंबर हमारे पास गुणा में लिखे हुए हैं AB का डैश है ना, AB का डैश लिखा हुआ है, तो ये वाला क्या होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला है ये वाला। तो सबसे पहले B का डैश होता है, यानी कि B डैश इंटू में A डैश होता है, AB का होल डैश बराबर होता है B डैश इंटू A डैश। ये वाली चीज इंपॉर्टेंट वाली है, यानी कि स्टार लगा देने वाली है, इस वाली चीज में आप स्टार लगा लीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है। अगर कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण ये वाला इसका गुणधर्म है। ये 4 गुणधर्म होते हैं कि अगर A डैश का डैश करेंगे तो A बनेगा, A प्लस B का होल डैश करेंगे तो A डैश प्लस B डैश आएगा, या फिर के ए के साथ यानी कि कोई संख्या लिखी हो तो के ए डैश हो जाएगा, यानी कि ऐसा कुछ है तो ऐसा हो जाएगा, है ना। इस पे हम क्या करेंगे, कुछ कल क्वेश्चन आप लोगों को करके दिखाएंगे, तब आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। एक एक क्वेश्चन किया जाएगा तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 18 में आप 18 से गुना करके पहले ही घटा दिए हैं, हमको थोड़ा डाउट हो रहा है, कृपया करके यहीं पर देख लीजिए। मिस्टर अर्नब कुमार जी क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में आप गुना करके, शायद 18 नंबर तो आज हम बताए ही नहीं यार, 18 नंबर क्वेश्चन तो आज हम बताए ही नहीं, आज हम तो शायद 19 नंबर बताए हैं। देखिए ना, 18 नंबर तो आज हम बताया ही नहीं, 18 नंबर ये कल उस दिन पिछली वाली क्लास में बताया था, और आज हमने 19 नंबर से चालू किया है। देखो ना, आज हमने चालू किया है 19 नंबर से, 18 नंबर तो आज हमने बताया ही नहीं। आप कहाँ देख लिए भाई, आप ऐसा करेंगे भाई, जो क्वेश्चन नहीं बताया गया उसको भी बतवाएंगे भाई, क्या कहते हैं बताइए।
चलो हाँ ठीक है बच्चों, आज के क्वेश्चन को हम यहीं पे खत्म करते हैं, है ना, और आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और परिवर्त के बारे में कल हम फिर से बताएंगे, अच्छे से आप लोगों को सिखाएंगे और इसके क्वेश्चन भी बताएंगे, फिर एक्सरसाइज को भी अच्छे से किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक आप लोग भी थोड़ा सा खा पी लीजिए, बहुत सारे बच्चे भूख लग जाता है उनको, है ना, उनको थोड़ा सा भूख लग जाता है, बड़ी जल्दी भूख लग जाता है, सर भूख लगी है छुट्टी कीजिए ना। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ख्याल रखिएगा अपना। सही बच्चों को ढेर सारा प्यार। जय हिंद, वंदे मातरम।